महाभारत में ऐसा लिखा है कि महाभारत ग्रंथ कैसा है, ग्रंथम ग्रंथि तदा चक्रे मुनिर गूढ़म कुतूहला। क्यूरियोसिटी से भरा हुआ, गूढ़ गोष्ठी से भरा हुआ, और जिसमें डिलिबरेटली नोट्स करके रखे हुए हैं जो आपको सुलझाना है। अभी इतिहास क्यों है, लोग प्रश्न पूछते हैं कि रामायण महाभारत, अभी हम महाभारत की बात कर रहे हैं, ये काव्य है, ये महाकाव्य है, ये आर्ष काव्य है। वो बोलते कि कहाँ से ऊपर हो रहा है, भाई ऊपर नीचे से कोई संबंध नहीं है उसका, दिखना। तो आप देखेंगे तो वशिष्ठ आगे, अरुंधति पीछे, ये आज की बात है। व्यासदेव महाभारत का समय एग्जैक्टली उल्टा कह रहे हैं कि अरुंधति आगे है, वशिष्ठ पीछे है। अरुंधति वशिष्ठ और अरुंधति वशिष्ठ के आगे क्यों गई, कब गई, और ये महाभारत में कैसा लिखा है, जिसके समझ में नहीं आता ना, आप कॉन्फिडेंटली ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान नहीं है। कोई वर्ष आ ही नहीं सकता, ये मेरा ओपन चैलेंज है। वो वर्ष है 5561 BC। लोग मुझे पूछेंगे कि अच्छा भाई थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्या 5565? द आंसर इज नो। वर्ष छोड़ो, महीना भी आगे पीछे हो नहीं सकता। महीना सिर्फ छोड़ो, जो दिन है, जो हमें तिथि जिसको कहते हैं, वो भी आगे पीछे हो नहीं सकती। कि भाई आपको एक चैरियट मिल गया और चैरियट को डेटिंग किया 2000 BC, तो ये मूर्खता जैसे शाउट करने से आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं, ये न्यूज़पेपर वाले ही शुरू करते हैं। फिर जरासंध जो उनके शत्रु है, उनका राजगृह, वो जगह आज राजगीर कहते हैं, जैसे कि बिहार में वो जगह है, उसका जो वर्णन है ना महाभारत का, कि जो राजगृह, उसको इट्स बीन प्रोटेक्टेड बाय 5 रेंज ऑफ माउंटेन्स, उसका वर्णन जो है महाभारत में, आज आप जाके जियोग्राफी में कंफर्म कर सकते हैं। और वो इतना स्ट्रेटेजिक जगह क्यों है, वहाँ से गंगा नदी पे कैसा कंट्रोल था, इसलिए ही भगवान कृष्ण को और पूरे यदुवंशियों को मथुरा छोड़ के द्वारका जाना पड़ा। जब खंडवन का निर्माण हुआ, खंडवन को क्लियर करने के बाद वहाँ इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, वो 5590 BC है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, युधिष्ठिर राज्य करने लगे, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। ये महाभारत में जिनको पढ़ना है उनके लिए सभा पर्व में ये वर्णन आता है। तो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहे, लेकिन उनके जो 4 भाई है। अभी हम पुरी जगन्नाथ गए थे, वहाँ पे हम जब बातचीत कर रहे थे, स्पीकिंग टू पुजारी, वो बता रहे थे कि पुरी जगन्नाथ में बहुत से रूल्स रेगुलेशन, बहुत से चीज़ें हैं जहाँ पे हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से ग्रंथों को वो फॉलो करके, रिचुअल्स को फॉलो करके वो काम करते हैं, अपना जो डेली एक्टिविटीज रहता है वो काम करते हैं। वो एविडेंसेस के बेस पे वो लोग काम करते हैं कि दीज बुक्स सेट एंड रूल्स, एंड उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो कैन वी कंसीडर दैट उनके जो किताब है और महाभारत के जो किताब, क्या हम उन दोनों को वैलिडेट करके एक स्टोरी निकाल सकते हैं? नहीं, मैं नॉट। उनके जो है, तो उनको लेप्रेसी हुआ, तो उनको किसी ने बताया, मैं उन्हें ऐसा कहा कि मैं यहाँ सूर्य का मंदिर की स्थापना करूंगा। अभी देखो, अभी आप उधर डिग करोगे, 7500 ईयर्स का आपको साक्ष्य मिल गई तो अच्छी है, लेकिन नहीं मिली। नमस्कार नीलेश जी। नमस्कार स्थितप्रज्ञ जी। अगेन बिग थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस अगेन। जैसे आप जानते हैं कि हम संस्कृति स्पेक्ट्रम में भारत के पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं, और भारत के पास्ट के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है। तो आज हम ऐसे ही किसी के बारे में बात करेंगे, किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे इतिहास से रिलेटेड है। कुछ लोग उसे काव्य कंसिडर करते हैं, कुछ लोग उसे एपिक कंसिडर करते हैं, पर आपको पता है कि नहीं, वो इतिहास है। इट इज़ अ कॉन्क्रीट प्रूफ कि भारत का इतिहास किस तरह से था। हम महाभारत के बारे में बात करने वाले हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्या एक ये काव्य है, क्या एक एपिक है, क्या एक इतिहास है? आप किस एंगल से उसे देखते हैं और इसके बारे में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं, उसका एकदम सिंपल उत्तर है। उत्तर ये है कि हाँ जी, ये काव्य है, ये एपिक है, ये इतिहास है। कोई लोग क्या करते हैं, उनको क्यों ऐसा होता है, ये इतनी सिंपल बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, सब लोगों ने ना एक साधना करनी चाहिए, जप तप करना चाहिए, उससे ही आपका श्रद्धा का प्रज्ञा में रूपांतर हो जाता है। उसके कारण आपके समझ में आने लगता है कि रामायण महाभारत, अभी हम महाभारत की बात कर रहे हैं, अभी ये काव्य है, ये महाकाव्य है, ये आर्ष काव्य है, ये एपिक है। एपिक इसलिए कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, ना वो एपिक में थोड़ा सा क्या रॉन्ग है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन ये एपिक है। जनरल एपिक कहने में कोई उसमें रॉन्ग नहीं है।
और ये इतिहास है। अभी इतिहास क्यों है, लोग प्रश्न पूछते हैं। अरे क्यों है भाई, क्योंकि जिसने लिखा वो कह रहा है कि ये इतिहास है, इसलिए वो इतिहास है। इतिहास ऐसा ही हुआ। और काव्य है ना, ये एपिक है, तो क्या इसमें एम्बेलिशमेंट्स है? ऑफ कोर्स एम्बेलिशमेंट्स है। किसमें एम्बेलिशमेंट्स नहीं होते मुझे बताओ। आज आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो खुद की, इसलिए ऑटोबायोग्राफी, या किसी की बायोग्राफी लिख रहे हो, चरित्र लिख रहे हो या आत्मचरित्र लिख रहे हो, उसमें भी एम्बेलिशमेंट्स रहता है, उसमें भी नैरेटिव फैलेसीज रहते हैं कि जैसे कि जिस तरह से एक्चुअली घटना हुई उस तरह से वो बताई जाएगी, ऐसा नेसेसरी नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी लोगों को समझ में आने के लिए उसका सीक्वेंस बदला जाता है। उसमें हमारे न्याय दर्शन में उसको स्वार्थानुमान और परार्थानुमान ऐसा कहते हैं कि समझ लो मैंने जो संशोधन किया, मेरे संशोधन का जो सीक्वेंस होगा वो कुछ रैंडम ट्रायल एंड एरर होता है, लेकिन उस सीक्वेंस से ही मैं लोगों को बताने जाऊं तो लोग बोर हो जाएंगे या उनको लॉजिकली समझ में नहीं आएगा। तो स्टोरी वे में बताना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए जैसा सिंपल, जैसे कि मैं महाभारत का डेटिंग हम उसमें चर्चा करेंगे, तो पहले एक यही बात बताता हूँ, दूसरा ये बात बताता हूँ, तीसरा ये बात बताता हूँ, लेकिन वो सीक्वेंस में मैंने संशोधन किया ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बताने के लिए उसको परार्थानुमान कहते हैं। और एक बात बता दूं, परार्थानुमान बोला करके, ये हमारे भारतीय संशोधक लोगों में ये एक बहुत बड़ी कमी है। किस बात को आपको लोगों को बताना है ना, तो न्याय दर्शन कहता है कि लॉजिकली, विज्ञान बुद्धि से, तर्क शास्त्र से, तंत्र युक्ति से आपको बताना है, तो आपको ये 5 जो चीजें है, वस्तु है, एलिमेंट्स है, पदार्थ है, उसको कुछ भी आप कहें, उसके बारे में बोलना ही चाहिए। मॉडर्न साइंस एग्जैक्टली वही कह रहा है। उसके हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने ये कहा है कि पंच अवयवाः, ये 5 एलिमेंट होने ही चाहिए परार्थानुमान में, किसी को बताने में। ये महाभारत में है, रामायण में है, और कोई भी हम विज्ञान की बात बताएंगे लोगों को तो उसमें होने ही चाहिए। वेस्ट के जो डेफिनेशन है कि व्हाट इज अ लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, वो है ट्रायंगुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, टेस्टिंग। ये 3 बात हो गए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थियरी 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज 5। उसको ही हमारे गौतम ऋषि ने कहा पंच अवयवा, एक प्रतिज्ञा होने के बाद हेतु होना चाहिए, तो उसमें यही 5 एलिमेंट्स हैं। और ये हमारे मीन्स, मैं दुर्दैव नहीं कहूँगा, बिकॉज लोगों को ये पता है तब भी वो कहना नहीं चाहते। तो हमारे लोगों को, सामान्य लोगों को डिसाइड करना है कि भाई ये क्यों छुपा रहे हैं, ये इससे क्यों डर के भाग रहे हैं कि ये 5 बातों का, जो पंच अवयव की बात नहीं करते। क्यों पता है? क्यों? ये पंच अवयव की बात करेंगे ना, तो उनका जो अभी क्लेम को हिंदी में क्या कहते हैं, जो उनका जो क्लेम है, डेटिंग के बारे में हो, जियोग्राफी के बारे में हो, समय के बारे में हो, टेक्नोलॉजी के बारे में हो, ये काव्य है या इतिहास के बारे में हो, कुछ भी बात के बारे में हो, वो एकदम निष्फल हो जाता है, वो फल्सिफाई हो जाता है इंस्टेंटेनियसली। उनका आधार निष्फल हो जाता है। उनका आधार निष्फल हो जाता है। उनका आधार ही नहीं है ना, आधार का उपयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके लिए वो डेंजरस हो जाता है। कौन छुपता है? जिसके पास सत्य है उसके लिए छुपने की जरूरत नहीं। ये तो मेथोडिकल बात है। तो आपका प्रश्न का उत्तर ये है कि ये सब कुछ है, लेकिन इतिहास ये है, दिस इज हाउ इट हैपन, ये भूलना नहीं चाहिए। एम्बेलिशमेंट जरूर है, लेकिन एम्बेलिशमेंट का कारण मैंने आपको बताया। एक अमेरिका में जॉन स्टाइनबैक करके बहुत प्रसिद्ध लेखक होके गए, वो कहते हैं कि आई मेक अ रूल फॉर माई सेल्फ। उनका ईस्ट ऑफ ईडन करके एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, उसमें वो कहते हैं कि देयरफॉर आई मेक अ रूल कि व्हेनेवर आई एम टेलिंग अ स्टोरी, आई वांट टू मेक श्योर इट इज एवरीबॉडीज स्टोरी, because if it's not everybody's stories, it gets forgotten. Whatever is alien and foreign gets forgotten. Whatever is known and familiar is remembered. तो ये जो ऋषि व्यासदेव और ऋषि वाल्मीकि, महर्षि दोनों जो है तपस्वी है, उनकी ये ब्यूटी है कि उन्होंने 14,000 साल पहले कुछ बात हुई, 7,500 साल पहले बात हुई, वो ऐसे लिख के रखी है कि आज भी जब हम पढ़ते हैं तो हम नेबरहुड गॉसिप, फैमिली गॉसिप जैसी चर्चा करते हैं। बिकॉज ये तो भगवान राम की कथा बता रहे, भगवान कृष्ण की कथा बता रहे, कुरु वंश का इतिहास बता रहे, चांद्र वंश का इतिहास बता रहे, महाभारत में, रामायण में सूर्य वंश का, इक्ष्वाकु का इतिहास बता रहे, लेकिन ऐसी तरह से बता रहे कि वो हमारे घर की स्टोरी लगती है। तो यह काव्य है, वो कथा है, वो एपिक है, और वो इतिहास है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छे से समझाया आपने, क्योंकि आपने अभी थोड़ी क्रोनोलॉजी की बात छेड़ी, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि महाभारत की एक्चुअली टाइमलाइन देखा जाए और उसकी क्रोनोलॉजी देखा जाए तो किस तरह से आप वो
टाइम फ्रेम पे पहुंचे जो अभी आपने अपने किताब के माध्यम से लिखा है, हाँ। उसका मेन मोटिव क्या था, और ये टाइम फ्रेम जानना इतना ज़रूरी क्यों है, हाँ। ये भी इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो मेरा मेन मोटिव ये था, एक्चुअली टाइम लाइन जानना भी मोटिव नहीं था। जैसे कि हम महाभारत ग्रंथों में ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें हमें मिलती है, तो ऐसा ही मैं कुछ कोइंसिडेंस योगा योग से मैं वहाँ पहुँचा, एक मिस्टीरियस चीज़ की जहाँ अरुंधति का वर्णन ऐसा आता है आकाश के तारे का, कि अरुण वशिष्ठ के आगे चलती दिखाई देती थी जब महाभारत की घटना हुई। हाँ? तो मेरे लिए ये आश्चर्य वशिष्ठ, ये इसे थोड़ा सा डिफाइन हाँ। कर दीजिए, क्योंकि लोगों को हो जाते तो हैं कि दाढ़ी वाला आदमी दाढ़ी को वाला सोचते आदमी, हैं। हाँ। ऐसे देखो, ये जो ट्रेडिशन है ना हाँ। कि आकाश के तारों को नाम देना, ये भी भारतीय ट्रेडिशन है। अभी तो विश्व में हो रही है, ग्रीक लोगों ने भी नाम दे दिए, लैटिन लोगों ने, रोम के लोगों ने नाम दिए, आजकल तो नासा वगैरह, वो हमारे इसरो, वो भी नाम देते हैं। प्लैनेटोरियम वाले लोग भी कुछ नया स्टार ढूंढा तो, गैलेक्सी ढूंढा तो नाम देते हैं। लेकिन ये परंपरा बहुत ही प्राचीन परंपरा है कि हमारे सप्तर्षि, जिसको उर्सा मेजर, वो भी डाइग्रेशन होगा करके मैं जाता नहीं, जो उसको अस्वल, या मराठी में अस्वल यानी कि बेर या भालू हिंदी में, वो जो कहते हैं ना, वो ऋषि का वृक्ष, उनका कंफ्यूजन है वो, क्योंकि हम ऋषि या सेज बोलते हैं, वृक्ष यानी कि बेर, लेकिन वो ऋषि और वृक्ष क्लोज वर्ड्स है ना। ऐसा करके ब्रह्म राशि, ऋषिदश्य, शुद्धाश, परमर्ष या अर्ष, ऋष, ऐसा वर्ड आता है। तो कंफ्यूजन हो गया, किसी ने बोला इसका अर्थ क्या है। जैसा कि आपको एक डाइग्रेशन लेके बता दूं, अभी मेरा पॉकेट नहीं है, लेकिन हमारा जो साइन है ना, साइन मीन्स मैथमेटिकल का साइन, कोसाइन वाला साइन, तो उसको जा कहते हैं, और कोसाइन को कोज्जा कहते हैं संस्कृत में। वो जा अरब लोगों से यूरोप में गया, लैटिन में। तो ध्यान में रखने के लिए हमें जो शब्द पता है उसका ध्यान रखते हैं। तो जा, जो संस्कृत जा है, वो अरब लोग वो ध्यान रखते थे जेब, जेब यानी कि कर्व या पॉकेट, क्योंकि वो पॉकेट रखने के लिए कर्व ऐसा सिलाया जाता था ना। जब आगे पूछा गया उनको, तो ये जेब जेब क्या कर रहे हैं, तो बोलते जेब मीन्स यानी ऐसा, यानी पॉकेट। तो जो अभी जो साइन जो वर्ड है ना, उसका स्पेलिंग अलग, CINE वाला, जिसका स्पेलिंग लैटिन वाला, उसका अर्थ भी ऐसा ही होता है, पॉकेट, पर्स, पॉकेट, या ऐसा कोई करके। तो उससे वो SINE जो साइन है ना मैथमेटिक्स का, वो हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉमी का, गणित का जा से जेब होके आगे गया है। वैसा ही उर्सा मेजर, वो भी वृक्ष, ऋषि, हमारे सप्तर्षि, उसका वृक्ष समझ के बेर कर दिया, और उसको बड़ा बेर करके कर दिया उर्सा मेजर, पश्चिम में जाते हुए। तो ये जो सप्तर्षि है, जो उर्सा मेजर है, उसके 7 प्रमुख जो स्टार्स है, उनको 7 ऋषि के नाम है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक रेक्टेंगल जैसा है, और उसको एक 3 ऐसा टेल जैसा तारे हैं। उसके 3 तारे के जो बीच में का जो तारा है, उसको वशिष्ठ कहते हैं, और उसके छोटे नजदीक एक चांदनी है, उसको अरुंधति कहते हैं। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में उसको अल्कौर और मीजार, मीजार वशिष्ठ को और अल्कौर अरुंधति को। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है सब कुछ। और आज आप देखोगे ना, तो नाइट में आप देखोगे, तो जो पूर्व से जैसे आएंगे ऊपर, या कहाँ भी जो आकाश में आपको दिखेंगे, उदय का लोगों को भी अर्थ रॉन्ग समझता है। उदय मीन्स उसका ऊपर आना, इसलिए ऊपर आना क्योंकि पहले जो दिख नहीं रहा वो अभी दिखने लगा। बट उदय का अर्थ ये भी है कि दिखना, जो दिख नहीं रहा है वो दिखना। तो आप आकाश में जाके, अभी बोल रहे हैं ना, आप वहां से बाहर जाएंगे, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन बाहर जाके रात में देखोगे तो उदय हो गया आपके लिए, हाँ, दिखने लगा। तो कहाँ भी है, नीचे से आ रहा है या ऊपर ही है, तो उसका, बिकॉज ये भी बहुत सारे महाभारत डेटिंग रिसर्चर्स के दिमाग में नहीं आता। वो बोलते कि कहाँ से ऊपर हो रहा है, भाई ऊपर नीचे से कोई संबंध नहीं है उसका, दिखना। तो आप देखेंगे तो वशिष्ठ आगे, अरुंधति पीछे, ये आज की बात है। व्यासदेव महाभारत का समय एग्जैक्टली उल्टा कह रहे हैं कि अरुंधति आगे है, वशिष्ठ पीछे। या चैषा विश्रुता राजस त्रैलोक्य साधु सम्मता, अरुंधति तयापेश वशिष्ठ पृष्ठतः कृत, वशिष्ठ को पीछे डाल दिया है उसने। अभी आप जिसको खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी 101 बेसिक्स आता है, ये जिसके अरुंधति वशिष्ठ, और अरुंधति वशिष्ठ के आगे क्यों गई, कब गई, और ये महाभारत में कैसा लिखा है, जिसके समझ में नहीं आता ना, आप कॉन्फिडेंटली ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान नहीं है। वो कुछ भी, वो टेंजेंट पे जाते हैं। जो बाकी महाभारत डेटिंग रिसर्चर्स है ना, वो डेलिबरेटली टेंजेंट पे जाते हैं। वो भी उसका रीजन मैं बताता हूँ। अरुंधति वशिष्ठ को उन्होंने मान्य कर दिया ना, मान्य करने की, वो मान्य करने की कोई बात ही नहीं है। व्यास जी ने महाभारत में लिखा है, सब महाभारत के मैन्युस्क्रिप्ट में वो श्लोक है, उसका कोई ट्रांसलेशन में किसी को कंफ्यूजन नहीं है।
लेकिन वो इतना तुले हुए है कि कोई भी करके भाई कुछ तो करके मुझे बचाओ अरुंधति वशिष्ठ से, क्योंकि मोमेंट वो अरुंधति वशिष्ठ को मान्य कर देते, उनके मान्यता पे कोई बचा नहीं है, वो फल्सिफाई हो जाते। यानी कि व्यास जी का जो ग्रंथ है महाभारत, उन्होंने बाकी सब जो डेट्स है वो फल्सिफाई कर रखे हैं। तो अरुंधति तया पेश वशिष्ठ पृष्ठ तक तो आगे जा रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी 101 जिसको पता है, आप पीछे चले जाएंगे और पूछेंगे कि भाई ऐसा पॉसिबल है, और है तो कब पॉसिबल है और क्यों हुआ। तो क्यों तो हम थोड़ा दूर रखते हैं क्योंकि एस्ट्रोनॉमी थोड़ी समझनी पड़ेगी, लेकिन इज इट पॉसिबल, और पॉसिबल है तो कब है। तो ये यहाँ से मेरा प्रारंभ हुआ। मैं ऐसे कुछ महाभारत का डेटिंग निकालने नहीं निकला था, लेकिन ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा क्योंकि मुझे थोड़ी जो एस्ट्रोनॉमी पता थी उसमें मुझे पता है कि वशिष्ठ आगे चल रहा है। मेरे जो टीचर्स थे शशिकांत बंडू पोद्दार करके कर्नाटक के थे, और मुझे वो महाराष्ट्र में सिखाते थे 6th ग्रेड में वगैरह, वो मुझे दिखाते थे ये सप्तर्षि। अरुंधति वशिष्ठ पहले मुझे उन्होंने बचपन से आपने सुना होगा कि नहीं ये पहले ही है? नहीं, देखा है। देखा, हम रात में रोज देखते थे प्रैक्टिकली, और उन्होंने बोला देखो वशिष्ठ आगे जाते हैं। हमारे पास छोटा बिनोकुलर होता है, उससे भी हम देखते थे, वेरी पुअर क्वालिटी बिनोकुलर, उससे देखते थे। तो ये मेरे मन में था। तो जब मैं कनाडा में था और मैंने ये जब श्लोक पढ़ा, मैं बोला व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। बट आई वाज सो फैसिनेटेड, इसलिए कि अरे ये तो व्यासदेव जी ने लिखा है। वही बोला ना, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, श्रद्धा से आपका जर्नी शुरू होता है, प्रज्ञा में एंड होना चाहिए। तो मैंने बोला कि क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमी में कि जिससे पता चले ये कब हुआ। क्योंकि मुझे ये डाउट नहीं था कि हुआ क्या, क्योंकि व्यास जी लिख रहे हैं, ये श्रद्धा की बात है ना। आपकी श्रद्धा तो अंधा ही रहती है, वो रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन वो श्रद्धा के साथ मैंने उसका प्रारंभ किया। फास्ट फॉरवर्ड 15 साल, उसके बाद मुझे जब पता चला कि हाँ एक्चुअली ऐसा एक समय था कि अरुंधति वशिष्ठ के आगे जाते दिखाई पड़ती थी भूतकाल में। और वो समय लोगों को सिंपल ध्यान में रखने के लिए समझ लो 10,000 BC से लेके 5,000 BC तक, यानी कि 10,000 BC यानी कि 12,000 साल पहले से लेके 7,000 साल तक, उतना जो पीछे का समय, उसमें अरुंधति वशिष्ठ के आगे जाके दिखाई देती थी। That's incredible. हाँ, अभी जो मैंने आपको परार्थानुमान की बात की ना कि 5 पॉइंट्स, तो मेरा थियरी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, महाभारत कब हुआ। थियरी क्या है मेरा कि एस्ट्रोनॉमी जो खगोल शास्त्र के जो महाभारत में जो वर्णन आते हैं युद्ध के समय के, वो महाभारत के युद्ध के समय के वर्णन है। ये मेरा थियरी हो गया। और अभी वो थियरी हो गया तो सब जो एस्ट्रोनॉमी के जो वर्णन आते हैं वो मुझे लेने पड़ेंगे, वो 300 के आसपास के आ जाते हैं। फिर उसको इंद्रिय प्रामाण्य से टेस्टिंग कैसा करना है, इंद्रिय प्रामाण्य से टेस्टिंग करना है, उसके लिए हम मैथमेटिक्स का उपयोग कर सकते हैं, खगोल शास्त्र का उपयोग करके, या एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर, सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसके लिए, उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसा मैंने वॉयेजर का किया। लेकिन कोई भी आप ले लो सॉफ्टवेयर, एज लॉन्ग एज सोफिस्टिकेटेड, आपको ये समय में अरुंधति वशिष्ठ के आगे जाते दिखाई देगी। तो ये हो गया टेस्टिंग। और फिर अनुमान निकालना है, और उसके बैकग्राउंड नॉलेज भी हमें चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज क्या, महाभारत का टेक्स्ट और एस्ट्रोनॉमी, हमारी भारतीय एस्ट्रोनॉमी और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, और कुछ नहीं चाहिए, उसका सिर्फ ज्ञान चाहिए। और अनुमान क्या होता है कि लास्ट 7,000 साल में महाभारत हुआ नहीं, और 12,000 साल के पहले भी हुआ नहीं, क्योंकि उसी टाइम पे ये इसके आगे था। और एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि ये ना बार बार वही मूर्खता लोग करते रहते हैं। सामान्य आदमी क्या तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन डेलिबरेटली लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और जो महाभारत डेटिंग रिसर्चर्स है वो डेलिबरेटली उनको हिंदी में क्या कहेंगे, उनको कंफ्यूज करने के लिए, सामान्य बड़गलाने के लिए, हाँ जो शब्द है उसके लिए क्या कहते हैं वो। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में ना तो जो बातें हैं वो रिपीट होती है, ऐसी कोई मूर्खता की बात हो नहीं सकती। रिपीट होता है भाई, लेकिन उसको क्वालिफाई करो। रिपीट क्या होता है, चंद्र का वही नक्षत्र में आना 27 दिन में, फिर एक बार 30 दिन में एक बार फिर आना, वो होता है। वो नक्षत्र में वो आना 27 दिन में होता है। अमावस्या 30 दिन में फिर आती है। आप मून लेंगे तो 27 दिन में हुआ। सूर्य एक साल में वही जगह फिर आ जाता है। जुपिटर जो है वो 12 साल में आ जाता है। शनि 30 साल में आता है। ये रिपीट बातें हो गई, सीजन्स रिपीट होते हैं। लेकिन ये व्यासदेव और वाल्मीकि की ये बड़ी अमेजिंग चीज है कि उन्होंने जो खगोल शास्त्र के संदर्भ रामायण में और महाभारत में जो रखे, महाभारत में 300 के आसपास, रामायण में 600 के आसपास, वो ऐसे डेलिबरेटली सिलेक्ट किए है जैसे जिक्सॉ पजल, क्रॉसवर्ड पजल जैसा। और ये कोई मेरा गेस नहीं है, महाभारत में ऐसा लिखा है कि महाभारत ग्रंथ कैसा है, ग्रंथम ग्रंथि तदा चक्रे मुनिर गूढ़म कुतूहला। ये क्यूरियोसिटी से भरा हुआ, गूढ़ गोष्ठी से भरा हुआ, और जिसमें डेलिबरेटली नोट्स करके रखे हुए हैं जो आपको सुलझाना है।
ऐसा करके जो ग्रंथ है, तो इसलिए करके रखा है कि कोई जो एविडेंस है, जैसा अरुंधति वशिष्ठ, वो आपको एक ब्रॉड टाइमलाइन बता देता है। फिर भीष्म निर्वाण ऐसा ही ब्रॉड टाइमलाइन बता देता है कि इसके पहले पॉसिबल नहीं, उसके बाद में पॉसिबल नहीं। और फिर आप ग्रंथ जो हमारे ग्रहों तारों का जो वर्णन है, ग्रहों का वर्णन नक्षत्र सापेक्ष, चंद्र सूर्य, उससे आप करोगे, जिक्सॉ पजल सॉल्व करोगे, तो एक ही वर्ष आता है, दूसरा कोई वर्ष आ ही नहीं सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज है। वो वर्ष है 5561 BC। लोग मुझे पूछेंगे कि अच्छा भाई थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्या 5565? द आंसर इज नो। वर्ष छोड़ो, महीना भी आगे पीछे हो नहीं सकता, वो मार्गशीर्ष का ही महीना चाहिए। और महीना सिर्फ छोड़ो, जो दिन है, जो हमें तिथि जिसको कहते हैं, वो भी आगे पीछे हो नहीं सकती। वो कार्तिक अमावस्या, यानी कि कार्तिक महीना पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो 15 दिन के बाद जो अमावस्या आती है, वही अमावस्या होनी चाहिए, उससे आगे पीछे भी नहीं हो सकता। इतना प्रिसाइज एक्यूरेट हम बता सकते हैं। वो व्यास कृपा है, क्योंकि 300 से ज्यादा उन्होंने हमें संदर्भ दिए हैं। दैट्स क्वाइट इंटेंस। इससे पता चलता है कि रिसर्च कितना डीप हुआ है। तो अभी हम लोगों ने टाइमलाइन के बारे में बात की एंड वी टोटली अंडरस्टूड कि किस तरह से हम वो टाइम पे पहुंचे। तो अभी एक और चीज़ पे बात करते हैं। महाभारत में बहुत जगह पे उल्लेख किया गया है कुछ कुछ जगहों के बारे में, विच वी कैन टेक इट एज एन एविडेंस। तो उन जगहों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इंद्रप्रस्थ से शुरू करते हैं, देन द्वारका पे जाएंगे, देन कुरुक्षेत्र पे जाएंगे। उन जगहों पे अभी भी वो किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है महाभारत में, और आज के करंट एरा में वो एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या वो सेम है या क्या वो डिफरेंट है, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया। मैं थोड़ा आपको ज्यादा और पीछे लेके जाता हूँ जस्ट इसके लिए कि ये जो अभी हम 7500 साल पहले महाभारत की जो बात कर रहे हैं ना, ये तब ही वो जगह अस्तित्व में नहीं आई, वो पहले भी थे। जैसे कि रामायण के समय के पहले से भी कुरु वंश का जो एरिया है, उसको उत्तर कुरु, यानी कि आज वो भारत के जगह में नहीं है। जैसे का कैस्पियन समुद्र के पूर्व में आप जाएंगे तो टर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्कमेनिस्तान और चाइना का पार्ट, अभी का तिब्बत, वो तो भारत का ही भाग था, अभी चाइना ने लेके बैठा है, वो बात अलग है। तो ये सब जो एरिया है ना, उसको ही जो पश्चिम एरिया, उसका तिब्बत का पश्चिम एरिया, उसको उत्तर कुरु, उत्तर मद्र कहते थे। उत्तर कुरु उनका लैंड है, वो भारतीय लैंड है। और उसके पीछे हम नीचे आएंगे तो फिर अफगानिस्तान आ ही गया, ईरान आ गया, आज का पाकिस्तान आ गया, वो सब भाग आ ही गया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसके नाम बदलते जाते हैं, कभी कभी नाम वही रहते हैं। अभी महाभारत के समय में आप आएंगे तो हम एक बात है कि हस्तिनापुर से प्रारंभ कर सकते हैं। तो हस्तिनापुर का वर्णन ऐसा आता है कि वो गंगा के किनारे पे था। लेकिन ऐसा होता है कि माउंटेन का जगह ज्यादा बदलता नहीं, लेकिन नदी के जो प्रवाह है वो बदलते रहते हैं। तो आज आप ढूंढने जाओगे ना, तो गंगा नदी तो इतनी बदली है, आप कोई भी आदमी गूगल मैप्स या अपना अर्थ क्या है ना, वो गूगल अर्थ में जाके देख सकता है कि कितने सब रिवर्स के प्रवाह बदलते हैं। तो हमें आप एग्जैक्टली जगह पता नहीं हस्तिनापुर की। जहां जहां हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने वो डिगिंग किया है, उनको कुछ मिला भी है, लेकिन ये समझना कि जहां उन्होंने डिग किया वहां कुछ मिला तो महाभारत का है, महाभारत समय का है, उससे कोई विज्ञान दृष्टि और तर्कशास्त्र में और कोई मूर्खता की बात नहीं हो सकती। क्योंकि अभी उन्होंने बिहाना वो जगह पे डिग किया था, बिराना में उन्हें लिंक कर दिया उन्होंने, महाभारत सिन्होली को लिंक कर दिया उन लोगों ने महाभारत के साथ। नहीं वो सब अच्छा, वो प्रॉब्लम है। होता क्या है, ये हमारा सब संस्कृति और जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा उनको बहुत धन्यवाद है, साष्टांग नमस्कार है। क्योंकि आर्कियोलॉजी डिगिंग, डर्ट आर्कियोलॉजी का काम करना कोई आसान बात नहीं है, इट्स नॉट इजी। लेकिन जो आप बहुत बता रहे हैं ना, वही प्रॉब्लम है कि भाई आपको एक चैरियट मिल गया और चैरियट को डेटिंग किया 2000 BC, तो ये मूर्खता जैसे शाउट करने, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं ऐसा नहीं, ये न्यूज़पेपर वाले शुरू करते हैं। कोई महाभारत डेटिंग रिसर्चर्स भी है, बड़ा बड़ा डिग्री का नाम लेते हैं, लेकिन लॉजिक का कोई ये नहीं है। वो जो बोलते हैं 2000 BC में चैरियट मिला तो महाभारत 2000 BC में हो गया। ये मूर्खता से और कुछ हो ही नहीं सकता। विज्ञान बुद्धि नहीं है, तर्कशास्त्र नहीं है। लेकिन वो जो रिसर्च जो डिगिंग कर रहे हैं वो अच्छा है। जैसे कि राखीगढ़ी में हुआ, तो उससे क्या पता चला कि भारतीय प्रेजेंस, पता चला मीन्स नहीं चला मीन्स क्या, एविडेंस नहीं है, लेकिन हमें तो विश्वास है, श्रद्धा में, कि भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। उसके तो वर्णन आते हैं, एस्ट्रोनॉमी सब वर्णन आते हैं। भीमबेटका जैसे जगह मिलियन ईयर्स तक पीछे जाते हैं। मैंने आपको नेविगेशन की बात बताई, 20,000 साल तक का नेविगेशन है। एग्रीकल्चर 45,000 ईयर्स तक का वाइल्ड हार्वेस्टिंग है भारत में। जो स्टोन टूल्स है, वेरी सोफिस्टिकेटेड स्टोन टूल्स, दे गो बैक 75,000 ईयर्स। एंड आप रूपा भाटी से बात करोगे तो 400,000 ईयर्स तक, 4 लाख साल तक का सोआन कल्चर तक आपको मिलते हैं।
तो हम सिर्फ महाभारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैं बैकग्राउंड लोगों को दे रहा हूँ कि ये मत सोचे कि भाई तब महाभारत में हमारा संस्कृति का प्रारंभ हुआ, रामायण में हमारे संस्कृति का प्रारंभ हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत पुराना है। तो हस्तिनापुर का जगह हमें एग्जैक्ट पता नहीं, कुरुक्षेत्र हमें एग्जैक्टली पता है जगह है करके, क्योंकि उसका वर्णन तो बहुत सारे ग्रंथों में आता है, आज भी वो जगह है। हस्तिनापुर एग्जैक्टली जगह नहीं, हतिनापुर करके एक जगह मिला जहां प्रोफेसर बीबी लाल ने डिगिंग किया था, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन कुरुक्षेत्र भी पीछे आप चले जाएंगे ना तो उसको पूरे ब्रह्मावर्त बोलते थे, उसके बाद उसका नाम हो गया समंत पंचक, और उसके बाद हो गया कुरुक्षेत्र, आज तो उसको थानेसर भी कहते हैं। ये मैं समझ लो 50-70 हजार साल की बात कर रहा हूँ समंत पंचक से। फिर मथुरा का वर्णन आता है, भगवान कृष्ण के साथ कनेक्टेड। द्वारका का वर्णन आता है, आज तो कृष्ण की द्वारका है, लेकिन जो भगवान कृष्ण की द्वारका तो सोमनाथ से अंदर पानी में जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर, वहां आपको उसके साक्ष्य मिलते। साक्ष्य बोला तो लोग पूछते कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट मिला क्या? ऑब्जेक्ट नहीं मिला, आपको बैथोमेट्रिक स्टडी करना पड़ेगा, ओशनोग्राफी स्टडी समझना पड़ेगा, तो आपको समझेंगे, आप समझ में आया जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सोमनाथ से अंदर 10 किलोमीटर जाना है। ये कोई एक पॉडकास्ट में नहीं हो सकता। फिर जरासंध जो उनके शत्रु है, उनका राजगृह, वो जगह आज राजगीर कहते हैं, जैसे कि बिहार में वो जगह है, एग्जैक्टली झारखंड में हो गया, अभी मुझे पता नहीं कहाँ है वो, अभी जो स्प्लिट होने के बाद। तो वहाँ जैसे कि जैसे जगह है, उसका जो वर्णन है ना महाभारत का, कि जो राजगृह, उसको इट्स बीन प्रोटेक्टेड बाय 5 रेंज ऑफ माउंटेन्स, उसका वर्णन जो है महाभारत में, आज आप जाके जियोग्राफी में कंफर्म कर सकते हो। और वो इतना स्ट्रेटेजिक जगह क्यों है, वहां से गंगा नदी पे कैसा कंट्रोल था, इसलिए ही भगवान कृष्ण को और पूरे यदुवंशियों को मथुरा छोड़ के द्वारका जाना पड़ा, क्योंकि वो जरासंध को कुछ कर नहीं सके। तो जरासंध का राजगृह है 7500 ईयर्स पुराना। कृष्ण की द्वारका जो पानी में गई है, लेकिन वो उतनी पुरानी है। मथुरा आज है, हस्तिनापुर है, कुरुक्षेत्र है, और फिर इंद्रप्रस्थ जो पहले खांडव वन था, उसको जला के उसको क्लियर ऑफ करके उसका इंद्रप्रस्थ बनाया गया। उसका हमें ईयर भी एग्जैक्टली पता है, 5590 BC एग्जैक्टली हमें ईयर पता है। तो पूरा जो इंद्रप्रस्थ का वर्णन है कि जैसा हमारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा 90 डिग्री एंगल्स में बने ना, ये तो अभी कितना 5000 साल पहले की बात है, लेकिन 7500 साल पहले का इंद्रप्रस्थ भी ऐसा बनाया है, ऐसा हमें महाभारत में वर्णन मिलता है। ये सब जगह हमारे पास है, एविडेंसेस है। महाभारत में हमने देखा कि जो युद्ध हुआ वो सभी जगह से लोग आए थे, जियोग्राफिकल देखा जाए तो। क्या साउथ ऑफ भारत का भी मेंशन है महाभारत में, और किस तरह से कौन से अभी करंट एरा में, करंट प्रेजेंट एरा में वो एग्जिस्ट करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। क्या क्या पता है मैं तो आपको बताता हूँ एक ब्रॉडली, और बाद में दक्षिण भारत का जो आपने प्रश्न पूछा उसके ऊपर आता हूँ। जब खांडवन का निर्माण हुआ, खांडवन को क्लियर करने के बाद वहाँ इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, वो 5590 BC में। उसके बाद इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, युधिष्ठिर राज्य करने लगे, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। ये महाभारत में जिनको पढ़ना है उनके लिए सभा पर्व में ये वर्णन आता है। तो युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहे, लेकिन उनके जो 4 भाई है वो चारों दिशा में गए। जो हमारा अश्वमेध यज्ञ का जो एक सिस्टम है ना, ऐसे सिमिलर सिस्टम है, ये थोड़ा सा अलग है। कि जाके राज्य को, हर एक राजा पे जाके आपको उसके ऊपर विजय पाना है। वो विजय पाने के लिए निगोशिएशन भी हो सकता है। वो राजा पहले आके बोलता है कि मैं आपका स्वीकार अधिकारत्व मान्य कर लेता हूँ, तो बेसिकली सम टैक्स वाला ट्रीटी होगा उसका करके, और दोनों होता है, उसमें संरक्षण भी मिल जाता है और एक यूनिफिकेशन जैसा हम कहते हैं ना, वो भी होता था। जो एक बड़े किंगडम के अंदर एक छोटा सम्राट चक्रवर्ती, तो बाकी इंडिविजुअल राजा तो है ही, बट एक सम्राट चक्रवर्ती का एक अलग है, जैसा हमें प्राइम मिनिस्टर रहता है और फिर चीफ मिनिस्टर रहता है, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो उसमें जो नकुल है वो पश्चिम दिशा में जाते हैं। वो जो वर्णन है उससे हमें ऐसा लगता है, 100% तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि वो नाम तो मैच नहीं होते, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि पश्चिम दिशा में उन्होंने समुद्र को 2 बार क्रॉस किया। तो एक तो पहले समुद्र में प्रारंभ किया, फिर वो रेड सी क्रॉस किया, ऐसा भी हो सकता है, या अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस पॉसिबल कि वो समझ लो ओमान तक तो डेफिनेट गए, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन उसके आगे जाके इजिप्ट तक भी गए होंगे, सीरिया जॉर्डन तक भी गए होंगे, दैट्स अ पॉसिबिलिटी है। अर्जुन उत्तर दिशा में गए, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे ना तो वहां तक तो गए, मानस सरोवर वगैरह तक का एरिया आता ही है, ऐसा करके। इवन जो तिब्बत का एरिया वो भी उसका वर्णन आता है, लेकिन पश्चिम में भी वो ऑलमोस्ट ईरान, इराक, उसके भी आगे तक गए, ऐसे वर्णन आते हैं। और जो उत्तराकुरु, उत्तर मद्र तक गए। भीम
पूर्व में गए और वो अंग वंग का वर्णन आता है, तो आपने जो बोला आसाम वगैरह, बिहार, ये बंगाल, वो सब हो गया। और भीम को वहीं पे हिडिंबा मिली थी तब नहीं, वो पहले की बात है, हाँ, पहले की बात है, बहुत पहले की बात है वो। लेकिन हाँ, तो हिडिंबा का भी वर्णन वहां आएगा। और आगे ऐसा वर्णन जेनेरिक आता है कि भीम उसके आगे भी पूर्व के देशों में गए, लेकिन वो डिटेल वर्णन नहीं है। तो हमें पता नहीं कि वो म्यांमार को, कंबोडिया कहाँ तक गए थे, इंडोनेशिया, हमें एग्जैक्ट पता नहीं, वियतनाम तक पता नहीं हमें, लेकिन जा सकते हैं। अभी आप दक्षिण दिशा के वर्णन आते हैं, वहां सहदेव गए। और वहां अभी जो हमें जो सब बातें पता है ना, उसका डिटेल वर्णन आता है। ताम्रपर्णी रिवर जो एकदम तमिलनाडु के एकदम साउदर्न पार्ट में बहती है, वहां का वर्णन आता है। पूरा जो केरला देश वगैरह सब देश का वर्णन, बीच में का देश का वर्णन आता है। जैसे कि रामायण के समय के जो किष्किंधा के जो वानर है, उनके भी वंशज वहां है, उसका भी वर्णन आता है। ज्यादा डिटेल वर्णन नहीं है। एक तो कोई प्रतिक्षिप्त मैन्युस्क्रिप्ट में विभीषण का भी वर्णन आता है, लेकिन वो उससे समझता है कि वो शायद इतना क्लियर पता नहीं है, तो जो नैरेटर लिख रहा है ना, वो थोड़ा उसको हैगियोग्राफी कहते हैं। जो एकेडमिक लोगों के लिए उनको पता है तो ग्रेट है, नहीं है तो हैगियोग्राफी उनके लिए, कि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और आपका सब वर्णन नहीं है, लेकिन जब आप समझ लो जोड़ के हाँ, तो कुछ तो हुआ होगा। लेकिन ऐसा मुंबई में गए, लेकिन वो मुंबई के एयरपोर्ट का वर्णन नहीं है, तो बोलते कि विमान से गए तो मुंबई एयरपोर्ट में वो लैंड हो गए, तो वो वर्णन लिखा नहीं है तो लिखते, ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स भर जाता है, ऐसा किया होगा। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे रिसर्चर्स को कंफ्यूजिंग होती है। महाभारत में और रामायण दोनों ग्रंथों में चोलास, पांड्या, इनका वर्णन आता है। तो फिर लोग क्या कहते हैं, जैसे कि मेरे अच्छे मित्र है जो हमारा उसमें मतभेद है, और एब्सोल्यूट डेटिंग पे भी मतभेद है और कोई और चीजों पे मतभेद है, लेकिन हमारा मनभेद नहीं है। और उनका जो बहुत अच्छा रिसर्च है, ऋग्वेद पे रिसर्च, अवेस्ता पे रिसर्च, उसका लोगों के सामने प्रचार और प्रसार मैं खुद करता हूँ। और हमारे मित्र है श्रीकांत अलगिरी जी, तो उनका भी ऐसा कभी कभी वर्णन करते हैं। बाकी बहुत लोगों को भी कंफ्यूजन है कि चोल और पांडे ये नाम आ गए ना, तो इमीडिएटली बोलते हैं चोल पांडे तो अभी के, वो आपके महाभारत में कैसे आ गए और रामायण में कैसे आ गए, इसका मतलब उनको इंसर्ट किया। अभी ये पॉसिबल है कि उसको इंसर्ट किया होगा, लेकिन आपको लगता है कि अभी के है करके उससे इंसर्ट किया, उससे और कोई मूर्खता नहीं है। क्योंकि इसलिए मैंने आपको थोड़ा समय लेके बोला कि कुरुज, उत्तरा कुरु ये रामायण के समय से चल रहे हैं, उसका कोई उसमें ये नहीं है, इफेक्टिवली कोई उन्होंने कुछ किया नहीं है रामायण के समय में, लेकिन वो है। सिमिलरली ये जो चोल पांडे, वो हवा से तो नहीं आए ना, तो उसके भी पीछे के नाम आप ले सकते हैं। नाम बदलते रहते हैं एग्जैक्टली। अभी चोल है वो एक्चुअली, बट हम अभी एंग्लिसाइज करके चोला वगैरह कर देते हैं, ऐसा तो बदलते जाता है। जैसे कि कुरुक्षेत्र के नाम भी पहले ब्रह्मवर्त से समंत पंचक कुरुक्षेत्र, स्थानेश्वर, स्थानेसर हो गए। जैसे उज्जैन का नाम अवंती, ऐसा नाम बदलते जाते हैं। अभी हम उड़ीसा में हैं, तो आपने लिंगराज टेम्पल विजिट किया, जगन्नाथपुरी टेम्पल विजिट किया, कोणार्क टेम्पल विजिट किया। ये विजिट्स में हमने देखा कि बहुत जगह पे एक आकृति बनी रहती है, स्टोरीज मेंशन किया जाता है टेम्पल्स के ऊपर, महाभारत की स्टोरीज, रामायण की स्टोरीज। महाभारत की स्टोरीज को पकड़ते हैं क्योंकि आज का सेगमेंट महाभारत से रिलेटेड है। क्या हम इन स्टोरीज को एज एन हिस्टोरिकल एविडेंस ले सकते हैं? क्योंकि ये जो टेम्पल्स हैं वो बहुत साल पुराने, 1500 बहुत पुराने टेम्पल्स है। क्या वो से हम कंसिडर कर सकते हैं? क्योंकि द रीज़न आई आस्क, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना, ये नरेशन जब लिखा जाता है, चेंज किया जाता है, तो कभी कभार उनका इंटरप्रिटेशन आ जाता है। तो क्योंकि ये 1500 साल 2000 साल पुराने टेम्पल्स है, क्या उसके ऊपर जो स्क्रिप्ट्स, मतलब जिस तरह से उन्होंने डिजाइन बनाया है, स्कल्पचर्स बनाया है, कैन वी कंसिडर दैट एज एन हिस्टोरिकल एविडेंस? यस, ऑफ कोर्स उसको हिस्टोरिकल एविडेंस हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम महाभारत ग्रंथों को हिस्टोरिकल एविडेंस समझ रहे हैं, रामायण ग्रंथों को हिस्टोरिकल एविडेंस समझ रहे हैं। सी, कोई एक भूज पत्र पे या बर्च वुड पे कोई लिखना और कहाँ एक स्टोन में आप एनग्रेव करना या कॉपर प्लेट पे एनग्रेव करना, उसमें कोई फर्क नहीं है ना। फर्क कहाँ आता है मैं बताता हूँ। डिफरेंस कहाँ आता है, उसके ऑथेंटिसिटी में डिफरेंस आ सकता है। उसको हम इंद्रिय प्रामाण्य से इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, क्या उसमें फर्क पड़ सकता है। और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसमें जो मैंने जो कहा महत्व मापन या तारतम्य, प्रायोरिटी किसको। आप समझ लो महाभारत का, अभी हम महाभारत की चर्चा कर रहे हैं, महाभारत का एविडेंस देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं
किसी ने कहना भी नहीं चाहिए कि कोई एक समझ लो हमें एक ताम्रपट मिला या कोई लिंगराज मंदिर में कोई लिखा हुआ है कि उसमें ऐसा लिखा है समझ लो कि यहाँ भी पांडव आके कुछ साल तक रहे। तो हम वो जो शब्द प्रामाण्य जिसको हम कह सकते हैं उसमें लिखा है, तो हम शब्द प्रामाण्य करके एविडेंस ले सकते हैं, जैसा महाभारत में लिखा है, जैसा और कोई एपिग्राफ में लिखा होगा, या जो कोई स्मृति में है या कोई भागवत पुराण में है या कोई स्कंद पुराण में है, हम ले सकते हैं। लेकिन महाभारत की जब चर्चा चल रही है तो प्रायोरिटी पहले महाभारत ग्रंथ को होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस है। ओके, और एक बात बताऊंगा, जैसे कि वाल्मीकि रामायण की बात चल रही है तो वाल्मीकि रामायण होना चाहिए ना। कोई लोग उसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, किसी ने लिया नहीं अभी तक, आई होप कोई लेगा तो मैं हम और उत्तर दे सकेंगे कि अरे भाई आपने तो महाभारत ग्रंथ से प्रारंभ किया, हमें एपिग्राफ से करना है तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है, हमें लिंगराज मंदिर से प्रारंभ करना है तो हमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है। मैं कहूंगा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लिंगराज मंदिर का कोई एपिग्राफ से प्रारंभ करो, आप कोई कॉपर प्लेट से प्रारंभ करो। ओके, ये कहाँ से प्रारंभ करो, लॉजिक तो है कि वहां से प्रारंभ क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन किसको करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सपोज आप पूरा एपिग्राफ लेके भी आपने डिसीजन निकाला कि ऐसा लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 5,500 साल पहले महाभारत हुआ, मैं बोलूंगा ग्रेट, कुडोस टू यू, आपने अच्छा स्टडी किया। अभी मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि आपने ये जो कंक्लूजन निकाला है, ये कंक्लूजन और महाभारत ग्रंथ में जो संदर्भ है क्या वो मैच होते हैं? वो नहीं होते हैं तो भी आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा। जैसे मुझे भी लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, मैंने जो काम किया वो महाभारत ग्रंथ से किया, और मुझे लोग आके कोई पूछता नहीं, ये अनफॉर्चुनेट है, बट पूछना चाहिए कि एपिग्राफ में लिखा हुआ आपके साथ मैच क्यों नहीं हो रहा है। पहले मैं प्रश्न पूछूंगा मैच नहीं हो रहा तो वेरी इंटरेस्टिंग है कि महाभारत के साथ मैच नहीं हो रहा है, नीलेशोक के साथ मैच नहीं हो रहा है, महाभारत के साथ मैच नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, उनको ही प्रश्न पूछूंगा आपको क्या लगता है एपिग्राफ क्यों मैच नहीं हो रहे हैं। यू सी, ये प्रश्न सिर्फ मुझे नहीं है और ये सिर्फ महाभारत ग्रंथ के लिए नहीं है, तो ये हमें प्रायोरिटी समझना चाहिए। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर ये, लिंगराज मंदिर हो, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, वहां की जो हमें जो स्थल पुराण रहता है, ये स्थल पुराण का भी बहुत महत्व है। ये महत्व इसलिए है, समझ लो आप एक कोई जगह जाके गए, मंदिर में गए तो ठीक है, मंदिर का दर्शन कर लिया, लेकिन आपको वो वहां का स्थल पुराण का आपको परिचय हो गया तो आप वो जगह से ज्यादा जुड़ सकते हो। तो शरीर से तो आप जुड़ गए बिकॉज वहां जाके दर्शन ले लिया, लेकिन शरीर, हम तो सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर मन बुद्धि, तो हमें उसको मन और बुद्धि को भी उसके साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए हमारे पास स्थल पुराण है। फिर जो आगे की बात होती है कि क्या वो जो स्थल पुराण में लिखा है हम कुछ वैलिडेट कर सकते हैं, वो बुद्धि का विषय है, और उसके साथ हमारे मन को कनेक्ट करना ये स्थल पुराण का विषय है। तो स्थल पुराण का अपना महत्व है, फिजिकल जगह का एपिग्राफ जो कुछ होता है, चित्र का आपने बात की, तो चित्र में भी क्या बोलते हैं हम, 1 पिक्चर इज 1000 वर्ड्स। तो जो पिक्चर में जो बताया जाता है, क्योंकि हमें तो भाग दौड़ करके दर्शन लेना पड़ता है, तो पिक्चर पढ़ने के लिए समय नहीं है, पिक्चर देख के भी हमें समझता है। तो सबका महत्व है, सबका महत्व। क्योंकि अभी हम जब भी पूरी जगन्नाथ गए थे, वहाँ पे हम जब बातचीत कर रहे थे, वी वर स्पीकिंग टू ए पुजारी, वो बता रहे थे कि पूरी जगन्नाथ में बहुत से रूल्स रेगुलेशन, बहुत से चीज़ें हैं जहाँ पे हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से ग्रंथों को वो फॉलो करके, ये रिचुअल्स को फॉलो करके वो काम करते हैं, अपना जो डेली एक्टिविटीज रहता है वो काम करते हैं, वो एविडेंसेस के बेस पे वो लोग काम करते हैं कि दीज बुक्स सेट एंड रूल्स, एंड उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो कैन वी कंसिडर दैट उनके जो किताब है और महाभारत के जो किताब, क्या हम उन दोनों को वैलिडेट करके एक स्टोरी निकाल सकते हैं, तो एक टाइम फ्रेम निकाल सकते हैं? हाँ, वी मे नॉट, हमें पता नहीं, जब तक हम करते नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। लेकिन आपने जो बात की कि उनके एकदम कड़क रूल्स रहते हैं, तो उसका क्या महत्व है? तो भगवद गीता में आता है ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो, कार्य अकार्य, कार्य कौन सा है, अकार्य कौन सा है, रूल्स कौन सा है, ये समझना जरूरी है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, तो वो मेथड समझना जरूरी है कि हमें वो लगेगा भाई ऐसा ही क्यों करना, लेकिन उसके पीछे कोई कारण होगा, वो हमें कारण समझ भी सकता है, नहीं भी समझ सकता है। तो वो अभ्यास का विषय है, वो संशोधन का विषय है, वो प्रज्ञा का विषय है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या वो एविडेंस है, तो एविडेंस तो है ना। एविडेंस के कारण ही है कि इमेजिन करो, इफ यू इमेजिन कि भगवान कृष्ण, अभी हमने वो कोणार्क का भी एक कथा किया ना कि सांब, भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे, वो कोणार्क तक आए थे, ऐसा वर्णन आता है। कौन सी नदी उन्होंने बोला वहाँ?
महानदी का ही महानदी एरिया, का एक नदी का चंद्रभागा, हाँ चंद्रभागा, इधर की चंद्रभागा, लोग कंफ्यूज मत करे, वो नॉर्थ की हाँ वो जो सरस्वती उसकी चंद्रभागा कंफ्यूज मत करे। तो ये जो वर्णन आता है ना, उसमें कुछ तो अंश सत्य का है ही, हर एक में वो जब कुछ बात कोई बताता है तो कुछ तो अंश है, वो ढूंढना ये संशोधन का काम है। वो स्टोरी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, वो स्टोरी जो हमें गाइड ने जो बताई वो ऐसी है कि सांब को कुछ लेप्रेसी हो गया। सांबा ये जाम्बवती के पुत्र है, भगवान कृष्ण की एक जो भार्या जाम्बवती, उनके जो है, तो उनको लेप्रेसी हुआ, तो उनको किसी ने बताया, मैं भूल गया, नारद मुनि ने बताया कि आप वहां जगह भारत के, इन शॉर्ट उत्कल, अभी जहां जिसको हम उत्कल जगह कह रहे हैं, जो ओडिशा, वहां आप जाइए और वहां सूर्य का व्रत कीजिए, जैसा सूर्य की पूजा कीजिए। तो वो सांबा यहाँ आते हैं चंद्रभागा की, जहाँ अभी हम है, यहाँ से नदी की जगह, कोणार्क के नदी हम कह सकते हैं, और वहां उनकी लेप्रेसी चली गई, जैसे कि अभी सूर्य के एक्सपीरियंस लोगों को पता है। उसके बाद उनको भी धन्य धन्य फील हुआ, और उन्होंने एक क्या किया, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं यहाँ सूर्य का मंदिर की स्थापना करूंगा। अभी देखो, अभी आप उधर डिग करोगे, 7500 ईयर्स का आपको साक्ष्य मिल गई तो अच्छी है, लेकिन नहीं मिली, इसका अर्थ ये नहीं कि ये कथा रॉन्ग है, बट ये कथा के फॉर्म में हमें जो विजडम ट्रेडिशन हम जिसको कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में हमारे पास आई है, तो कुछ तो उसमें सत्यांश है। लेकिन वो जो मंदिर तो अभी बचा नहीं। अभी आज का जो मंदिर है वो कितना 9th सेंचुरी तक ही पीछे जाता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो जीर्णोद्धार की जो परंपरा है वो समझनी पड़ेगी कि एक मंदिर जाने के बाद उसको क्लियर करके फाउंडेशन के ऊपर एक या क्लियर करके नया फाउंडेशन करके नया मंदिर बनाया जाता है। जैसा अभी हमारे वाराणसी के विश्वेश्वर का मंदिर ले लो, तो आज का मंदिर भी अहल्या देवी के समय में बना है। ओरिजिनल मंदिर तो अभी मशीदी होके बैठा है उधर अंदर ही है, इसलिए नंदी दूसरे जगह देख रहे हैं ना, क्योंकि कोणार्क में जो एक्चुअल मंदिर था वो 9th सेंचुरी का था और वो ध्वंस हो चुका था। उसके बाद जो लांगड़ा नरसिंहदेव उन्होंने 13th सेंचुरी में ही बिल्ट इट, वो भी इस्लामिक इन्वेडर्स ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका अर्थ पहले मंदिर था, इसलिए जो सांब की जो 7500 साल पहले की जो कथा आती है ना, उसमें सत्यांश है। अभी कोई अपने मर्यादित बुद्धि में पूछेगा कि भाई उसका फिजिकल एविडेंस दिखाओ, तो हम नहीं दिखा सकते, ये हमारा लिमिटेशन है, लेकिन वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे, वो उनकी मूर्खता है। दैट्स करेक्ट। हम अपने फाइनल सेगमेंट में पहुंच गए। फाइनल सेगमेंट का इस तरह से अंत करते हैं कि व्हाई महाभारत मैटर्स टुडे। तो अगर कोई मनुष्य, करंट के जनरेशन के लोग अगर महाभारत पढ़ना चाहेंगे तो कैसे रेफरेंस कर सकते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए? पहली बात दैट्स द क्वेश्चन कि मैटर क्यों करना चाहिए। उसका उत्तर ऐसा ही है, एक तो पहले वो आर्ष काव्य है, इतिहास है करके हमें समझना चाहिए। जैसे कि हमें वेस्टर्न कोई लोगों ने बोला कि तो किसी एक देश के लोगों को, कोई एक संस्कृति के लोगों को गुलाम बनाना है, तो उनका जो इतिहास है, उनका जो हिस्ट्री है, उसको तोड़ मोड़ दो, मोड़ तोड़ कर दो उसकी, तो हाथ में माखन जैसे सॉफ्ट होके गुलाम बन जाएंगे। आप जो काम चाहिए उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये हमें गुलाम तो हम बने, ब्रिटिशों के गुलाम बने हैं ना, हमें नहीं बनना है। फिर ये मिस्टेक हमें फिर नहीं करनी है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिस्ट्री देन हिस्ट्री रिपीट्स। वो हमें नहीं करना है, तो हमें इतिहास समझना पड़ेगा। दूसरा एक मैं आपको एंगल देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली महाभारत के लिए, क्योंकि ऐसी है, रामायण नीति प्रधान है, महाभारत कर्म प्रधान है। और ये भारत के लोगों को, स्पेशली सब जनरेशन को और नए जनरेशन को भी जरूरी है, क्योंकि नया जनरेशन को क्या हुआ है, सब नहीं लेकिन बहुत सारे लोग एकदम ऑपुलेंस में निर्माण हुए हैं अभी, तो उनको कष्ट क्या चीज है वो सबको पता नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग हैं कि उनको बहुत कष्ट करना पड़ रहा है। ऐसा हो रहा है जो कोई कष्ट नहीं कर रहा है वो वेट ऐड करके बैठा है, और जो कोई इतना कष्ट कर रहा है कि उसके ऊपर बोन के ऊपर कुछ मांस ही नहीं है। ऐसे एक्सट्रीम जो होता है उससे निकलना है हमें, तो हमें कर्म का महत्व समझना पड़ेगा। महाभारत ग्रंथ ये कर्म प्रधान ग्रंथ है, उसका सबसे जो जेम है वो तो भगवत गीता है। तो वो समझने के लिए हमें महाभारत पढ़ना जरूरी है। और आज के लोगों को समझने के लिए मैं आज का मेटाफोर का उपयोग करता हूँ। जैसे कि हम कोई भी फील्ड में, लेकिन विशेषता प्राधान्यता से मेडिकल फील्ड में, लॉ के फील्ड में या बिजनेस के फील्ड में, हम जब MBA में जाते हैं तो केस स्टडीज का उपयोग करते हैं, केस स्टडी आफ्टर केस स्टडी पढ़ते हैं। महाभारत ये केस स्टडी की बड़ी माइन है, गोल्ड शॉप है। कोई भी आप हमारा आज का प्रॉब्लम का सोचो, उसके बारे में आपको उत्तर चाहिए, पहले लोगों ने उसको कैसा सॉल्व किया, उन्होंने कैसा एड्रेस किया, आप महाभारत का पढ़ना प्रारंभ कीजिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा केस स्टडी के स्वरूप में। फाइनल आंसर नहीं देते,
लेकिन उन्होंने क्या किया, भीष्माचार्य ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, भीम ने क्या किया, युधिष्ठिर ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, ये सब उत्तर है। उससे आपके स्वभाव के अनुसार, सत्व रजतम के अनुसार आपको उत्तर मिल जाता है कि मैं ये करना चाहिए। तो हमें समझने के लिए यही हमारे इतिहास की व्याख्या है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्मार्थ काम मोक्ष मीन्स आज जिस जगह मैं हूँ वहां से मैं जाना चाहता हूँ, जो मैं अकम्प्लिश करना चाहता हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके लिए उपदेश समन्वितम, उसके लिए गाइड बुक है ये महाभारत। कि जो पूर्व वृत्तम, जो पहले हुई घटना का कथा युक्तम, कथा के माध्यम से हमें बताया गया है, कि जिसका व्याख्या में हम कहते हैं उसको इतिहास है, इतिहास बोलते हैं। तो इसीलिए महाभारत का अध्ययन करना ही चाहिए, और ऐसे आंख बंद करके नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, और एज ए लर्नर, मोर लाइक एज ए सीकर, उसका अध्ययन करना पहले चाहिए। पढ़ना तो शुरू करो, है ना। और वो बार बार पढ़ना चाहिए। हमारे भारतीय परंपरा है कि जिसको हम पारायण कहते हैं, एक बार पढ़ के आपके समझ में नहीं आने वाला, बार बार पढ़ना चाहिए, तो उसके छोटे छोटे जो इंसाइट्स है वो आने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, इट वाज ए रियली इंटरेस्टिंग सेगमेंट। हमने बहुत अच्छा जाना महाभारत के बारे में, उनके एविडेंसेस के बारे में, द करंट सिनेरियो में अभी कहाँ पे वो मौजूद है, और आपके माध्यम से हमें उनके बारे में डीप डाइव करने की बहुत अच्छे से आइडिया आ गया। धन्यवाद नीलेश जी, थैंक यू।